गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक में इतिहास का पाठ 7 जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। हम इस पाठ में देखो इन सबको अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे जनजातियां, फिर हम पढ़ेंगे खानाबदोश, कौन होते हैं खानाबदोश लोग, और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें एक जगह बसे हुए लोग। एक जगह बसे हुए लोग। देखो हमारा देश भारत बहुत बड़ा देश है। यहां पर अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो हम इस पाठ में सबसे पहले पढ़ेंगे कि जनजातियां क्या होती है, जनजातियां किन्हें कहते हैं, क्या इनका जीवन होता है, कैसे ये लोग रहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं कि हमने देखो पिछले अध्याय, जो इससे पहले वाले अध्याय थे, जैसे अध्याय 2, 3 और 4 में देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। हमने देखा था कि कैसे नए नए राज्य उभर करके सामने आए, फिर और बहुत से ऐसे राज्य थे जिनका धीरे धीरे पतन हो गया। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, और एक धीरे धीरे एक लंबे अंतराल के बाद जो राजनीतिक स्थिति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में क्या होते गए, धीरे धीरे परिवर्तन होते गए। लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। तो देखो हमने देखा कि जो सामाजिक परिवर्तन थे, समाज में जो परिवर्तन थे, वो सब जगह पर अलग अलग थे। एक साथ सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि इस हमारे देश में अलग अलग प्रकार के समाज रहते हैं, और उनके विकास होने की प्रक्रिया और उनके जो भी तरीके हैं, उनके जो तौर तरीके हैं, वो अलग अलग होते हैं। इस कारण से सामाजिक परिवर्तन की जगह एक समान नहीं थे। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। देखो इस हमारा जो उपमहाद्वीप है, जिसे हम भारत कहते हैं, इसमें जो समाज था वह वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। देखो वर्ण अलग अलग 4 वर्ण हैं, है ना, उन वर्णों में हमारा समाज विभाजित था। वर्ण कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं देखते हैं। तो देखो उस समय समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। समाज कितने वर्णों में बटा हुआ था? समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। ब्राह्मण, सबसे पहले हम बात करते हैं, वर्ण देखते हैं। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस प्रकार से 4 वर्णों में हमारा समाज बटा हुआ था। ब्राह्मणों द्वारा, देखो अब हम बात करते हैं आगे, ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया।
अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। देखो जनजातीय समाज जो था वो शहरों में नहीं रह करके अलग अलग स्थानों पर रहता था। तो अगला हमारा टॉपिक है बड़े शहरों से परे बड़े शहरों से परे बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। जनजातीय समाज, बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। तो देखते हैं, अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। देखो ये जो हमने समाज को 4 भागों में विभाजित किया था, इसके अलावा और भी समाज था जो उस समय मौजूद था। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे, और जो ऐसे समुदाय थे जो हमने जो 4 वर्ण पढ़े उनसे भी अलग समुदाय थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जनजातीय समाज। ये जो समाज था ये ब्राह्मणों के द्वारा बताए गए नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे, और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी से बंधन में से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। देखो कुछ जनजातियां जो है नातेदारी में बंधी हुई रहती थी, मतलब रिश्तेदारी में वो बंधी हुई रहती थी। और कई जनजातियों के जो जीविकोपार्जन है, जीवन जीने के लिए किस पर निर्भर रहते थे, वो खेती पर निर्भर रहते थे। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी संग्राहक या पशुपालक थे। देखो जो जनजातियां थी वो क्या करती थी, या तो शिकार करती थी या पशुपालन का काम करती थी। प्राय वे अपने निवास स्थल के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। और ज्यादातर जो जनजातियां थी वो प्राकृतिक साधनों का ही प्रयोग करती थी। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। और कुछ जनजातियां जो थी वो कैसी थी, वो खानाबदोश थी। कैसी थी वो, खानाबदोश। कैसी थी वो, खानाबदोश थी। खानाबदोश किसे कहते हैं, तो देखो खानाबदोश होते हैं जो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, खानाबदोश लोग कहते हैं। और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। देखो हमारे देश में, हमारे उपमहाद्वीप में जो है बहुत सारी जनजातियां हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी जनजातियां हैं जो फली और फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। तो अब ये जनजातियां कहाँ रहती थी, ये जंगलों में, पहाड़ों में, रेगिस्तानों में, ऐसी जगहों पर जाकर के ये रहते थे। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आजादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया, लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और आत्मनिर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी दिया। जनजातीय लोग कौन होते हैं, अगला हेडिंग है हमारा, जनजातीय लोग कौन होते हैं। देखते हैं कौन होते हैं जनजातीय लोग। तो हमारा हेडिंग है जनजातीय लोग कौन होते हैं। जनजातीय लोग कौन होते हैं।
देखो हम देखते हैं कि किन लोगों को हम जनजातीय लोग कहेंगे, उसके बारे में हम देखते हैं। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। देखो जनजातियों के बारे में जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने बहुत कम लिखा है, क्योंकि इनके पास क्या नहीं था, लिखित दस्तावेज नहीं थे। लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वांशिक या मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। यह परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वांशिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगी है। तो देखो इनकी केवल इन जनजातियों की जो जानकारी है वो हमें केवल किसके माध्यम से मिलती है, परंपराओं के माध्यम से। जो परंपराएं जो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित कर देते थे, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परंपराएं चली जाती थी, बच्चे को सिखा दिया जाता था। तो उन्हीं के आधार पर आज के इतिहासकार इनका इतिहास लिखने का प्रयास कर रहे हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। देखो पहले के जो थे ये जनजातीय लोग जो थे भारत के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कोने में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। तो देखा हमने कि पंजाब में एक जनजाति थी खोखर जनजाति, जो 13वीं और 14वीं शताब्दी में, कौन सी, पंजाब की एक जनजाति है, पंजाब की एक जनजाति है खोखर, खोखर जनजाति, खोखर जनजाति। ये जो खोखर जनजाति है ये कहाँ की है, पंजाब की। और ये इस खोखर जनजाति का जो है 13वीं और 14वीं शताब्दी में, 13वीं तथा 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी इस इलाके पर इनका प्रभाव था, पंजाब पर प्रभाव था। कौन सी जनजाति का, खोखर जनजाति का प्रभाव था। यहां बाद में गख्खर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार दिया था, और बाद में एक दूसरी जनजाति आ गई थी इसमें, खोखर जनजाति के बाद गख्खर जनजाति। इस गख्खर जनजाति का एक मुखिया था कमाल खान गख्खर, कमाल खान गख्खर, नाम याद रखना, कमाल खान गख्खर। इस कमाल खान गख्खर को जो अकबर था उसने मनसबदार प्रदान किया था। मतलब ऐसे स्थान, मनसबदार ऐसे स्थान होते हैं, प्रांत होते थे प्राचीन काल में, तो उन प्रांतों पर राज करने का अधिकार दिया जाता था। उन्हें कहा जाता था, राजा तो वही होता था, लेकिन इनको क्या किया जाता था, वहां से राजस्व वसूल करने का, वहां की व्यवस्थाओं को देखने का कार्य इनको दिया जाता था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अरगुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी, वो उसका नाम था बलोच। एक जनजाति है बलोच। बलोच इस जनजाति का उत्तर पश्चिम क्षेत्र में प्रभावशाली जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्व भाग पर भी नागा, अहम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर,
सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वह पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया गया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में रहते थे। मुंडा और संथाल जो जनजातियां थी वो कहां पर रहती थी? उड़ीसा और बंगाल में रहती थी। कर्नाटक, अब हम बात करते हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों, कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। पश्चिम और मध्य भारत में कौन सी जनजाति फैली हुई थी? भील जनजाति फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतीहर और यहां तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि जनजातीय समुदाय या जनजातीय लोग भारत के अलग अलग स्थानों में फैले हुए थे, उनके बारे में हमने पढ़ा। इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।